पॉसिबल है कि एक डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्ज करे और कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्ज करे। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर साल बच्चे इस क्वेश्चन को काफी गलत करते हैं। एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन गिवन है दैट कंप्लीट इमेज बनाने की बजाय हाफ इमेज ही बना पाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर इंसुलेटेड है और उसके ऊपर कोटिंग हुई है तो उस केस में आप रेजिस्टेंस पे कोई भी चेंज नहीं देखेंगे, चाहे उसकी वायर की लेंथ, चाहे उस वायर का एरिया आप मॉडिफाई कर दें तब भी। एक लेमैन, एक नॉन साइंस पर्सन भी दे सकता है कि अगर आप वायर को मोटा रखेंगे तो वो देर से मेल्ट होगी, बट आपको इसका टेक्निकल रीजन पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 साइंस की कंप्लीट फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ऑल दिस पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स के कुछ डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस में से पॉइंट्स निकाले गए हैं, और जब भी आपका कोई एग्जाम हो, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, आप इन पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करके जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। आपको यह बात जरूर याद करनी है कि कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस के 6 रे डायग्राम्स हैं, और डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर के 2 रे डायग्राम्स हैं, विच मींस 6 + 6 फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड मिरर, 2 + 2 फॉर डाइवर्जिंग लेंस एंड मिरर। सो टोटल यू आर हैविंग 16 रे डायग्राम्स। अब बात यह आपको याद करनी है, जिन भी केसेस में 2 रे डायग्राम्स हैं उनमें इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और स्मॉल बनेगी। आपके न्यूमेरिकल में यह बात काफी काम आएगी, विच मींस डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स के केसेस हैं, और दोनों केसेस में इमेज बनने वाली है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। आप सबको ये तो पता होगा कि जो डाइवर्जिंग लेंस है दैट लेंस इज कॉन्केव लेंस एंड डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों के ही 2 ही रे डायग्राम्स हैं, और दोनों रे डायग्राम्स में इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट और इमेज बनती है स्मॉल इन साइज। तो न्यूमेरिकल में अगर आपके पास गिवन ना भी हो तो आप इस ट्रिक को यूज करेंगे दैट इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड साथ में इमेज का साइज होगा छोटा। अगर हम बात करें कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस की, तो कन्वर्जिंग मिरर है कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। उसके 6 रे डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, जिनमें सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है, रिमेनिंग 5 केसेस में इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। तो आपको रे डायग्राम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होगी, तभी आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट एंड कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से जरूर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट एक ट्रिकी पॉइंट मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था, जिसमें यह मेंशन था कि कन्वर्जिंग लेंस हमेशा रे को कन्वर्ज करेगा और डाइवर्जिंग लेंस हमेशा रे को डाइवर्ज करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्ज करे और कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्ज करे? क्या यह कभी पॉसिबल हो सकता है कि एक कन्वर्जिंग लेंस रे को डाइवर्ज कर दे और एक डाइवर्जिंग लेंस रे को कन्वर्ज कर दे? द आंसर इज यस। जब भी आप किसी कन्वर्जिंग लेंस को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे पेन डाउन करेंगे, जब भी आप किसी कन्वर्जिंग लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो लेंस अपनी प्रॉपर्टी को रिवर्स कर देगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आप किसी कन्वर्जिंग लेंस को किसी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखेंगे तो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा डाइवर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा कन्वर्जिंग। सपोज किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.7, और अगर आप उसको 0.8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखेंगे तो अगर वो लेंस कन्वर्जिंग होगा तो वो डाइवर्ज करने लगेगा, और अगर वो लेंस डाइवर्जिंग होगा तो वो कन्वर्ज करने लगेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन वैल्यू। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर साल बच्चे इस क्वेश्चन को काफी गलत करते हैं। मैग्निफिकेशन में आपको यह याद रखना है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, अगर वो 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी बनेगी, अगर वो 1 से छोटी है तो इमेज छोटी बनेगी। जितनी वैल्यू 1 से छोटी होगी इमेज उतनी ही छोटी होगी, विच मींस 0.99 जो वैल्यू है वो 1 के बिल्कुल पास है तो इमेज स्लाइट छोटी होगी, जबकि 0.35 जो कि 1 से काफी छोटी है तो इमेज काफी छोटी होगी। सिमिलरली 1.1 अगर मैग्निफिकेशन है तो इमेज थोड़ी सी बड़ी होगी, अगर 1.9 है तो इमेज काफी बड़ी होगी। तो 1 के रेफरेंस में आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। जितनी वैल्यू 1 से छोटी इमेज उतनी स्मॉल होगी, जितनी वैल्यू 1 से बड़ी इमेज उतनी लार्ज होगी। अब बात करते हैं इसके आगे लगे हुए साइन पे। अगर मैग्निफिकेशन के आगे बेटा साइन प्लस लगा हुआ है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और अगर सिंबल माइनस का है तो इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। ट्रिक ये है कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जितनी भी पॉजिटिव चीजें होती हैं वो सीधी होती हैं, सो प्लस मींस वर्चुअल इरेक्ट सीधा, और माइनस मींस नेगेटिव चीजें उल्टी होती हैं, सो माइनस मींस रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन गिवन है, दैट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ यू कवर द लेंस और द मिरर 50% विद द ब्लैक पेपर। अब कई बच्चों को लगता है कि अगर लेंस या मिरर को आप कवर कर देंगे तो लेंस और मिरर कंप्लीट इमेज बनाने की बजाय हाफ इमेज ही बना पाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप एक लेंस को कवर करते हैं ब्लैक पेपर से तो जो नंबर ऑफ रेज उसमें से पास हो रही हैं वो नंबर ऑफ रेज कम पास होने वाली हैं, और अगर नंबर ऑफ रेज कम पास होंगी तो इमेज तो कंप्लीट बनेगी, क्योंकि इमेज बनने के लिए तो 2 ही रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट जरूरी है।
हल्के हाफ कवर करने से रेस का नंबर कम हो गया, तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि अगर रेस का नंबर कम होगा तो इमेज की ब्राइटनेस पे फर्क आएगा। इमेज थोड़ी ब्लर्ड बन सकती है, लेस शार्प बन सकती है, लेस ब्राइट बन सकती है, बट इमेज के साइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो आपको यह याद रखना है, अगर न्यूमेरिकल एनर्जी निकालने का है, मंथली बिल निकालने का है, तब आप टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एनर्जी किलोवाट आवर में निकाले, बिकॉज किलोवाट आवर से ही आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट को, ताकि आप मंथली बिल निकाल पाएं। सो आपको टाइम आवर्स में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा कभी भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। बच्चे एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना है, एंड h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आरटी वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है, बिकॉज हम h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आरटी वाले क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, हम उसको टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, जबकि वहां पे टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। फिजिक्स के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में टाइम आप सेकंड्स में लेंगे, एक्सेप्ट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, इन विच एनर्जी किलोवाट आवर में आपसे एक्सपेक्ट करी जा रही हो और सेकंड पार्ट में उसका कॉस्ट भी निकालना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप किसी वायर को बेंड करते हैं, अगर आप किसी वायर को फोल्ड करते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ने वाला है, पर उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप किसी वायर को हाफ कर दो, किसी वायर को 1/4 कर दो, किसी वायर को डबल अप कर दो, तो रेजिस्टेंस तो जरूर बदलेगा, बिकॉज द फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू रो L बाय A, जबकि रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। एक और बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है अ वायर इज फोल्डेड, तो आप रेजिस्टेंस में बदलाव देखेंगे, बट अगर वो वायर इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मींस उसके ऊपर कोटिंग है प्लास्टिक की या रबड़ की, तब वायर को डबल अप करने पे भी, फोल्ड करने पे भी कुछ भी वैल्यू रेजिस्टेंस की चेंज नहीं होगी। ये बात बहुत बच्चों को नहीं पता होगी, ये नहीं होगी कई बच्चों के लिए, आप ये बात ध्यान रखेंगे। अगर एक नेकेड वायर है, कॉपर वायर है, नेकेड वायर है, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, तब आपका वो लॉजिक काम करेगा कि आप L को L/4, एरिया को 4A लेके आप रेशो निकाल देंगे कि रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हुआ। अगर एक वायर इंसुलेटेड है और उसके ऊपर कोटिंग हुई है, तो उस केस में आप रेजिस्टेंस पे कोई भी चेंज नहीं देखेंगे, चाहे उसकी वायर की लेंथ, चाहे उस वायर का एरिया आप मॉडिफाई कर दें तब भी। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन काफी बार आता है। अगर आप आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सीरीज के लिए R1 + R2 + R3 यूज कर रहे हैं, और पैरेलल के लिए 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बट शॉर्ट ट्रिक ये बोलती है कि आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, RS = N × R, जहां पे N होगा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और R होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन है। तो RS = N × R लगाएंगे और RP = R/N। ऐसा करने से आपका टाइम भी सेव होता है और आप ज्यादा एक्यूरेसी से आंसर निकाल पाएंगे। और अगर इन दोनों की रेशो निकालनी है तो आप लॉन्ग मेथड यूज कर सकते हैं। RS आपने निकाल लिया, RP आपने निकाल लिया, तो आप डायरेक्ट उसकी रेशो निकाल दें। बट एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि अगर RS और RP की रेशो पूछी है तो ऑलवेज इक्वल होती है N²/1 की। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपसे RS और RP की रेशो पूछी थी। सो वो डायरेक्ट आंसर बनता है N²/1। नाउ व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। और आपको जान के हैरानी होगी कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का स्क्वायर करो और उसको रेशो 1 लिख दो, वो आंसर आ जाएगा। और उसमें आपको कुछ कंसर्न नहीं है कि आपके पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 10 ओम का है, 20 का है, 20,000 का है। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होगा कि कितने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस उसमें है, मतलब N की वैल्यू क्या है, उसका स्क्वायर करो, रेशो 1 डालो, दैट वुड बी योर आंसर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें से करंट पास हो रहा है, तो करंट पास होने से क्या होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट पास होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। बट द प्रॉब्लम इज दैट वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या यूनिफॉर्म होंगी? क्या उस वायर से जब हम अपना डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी? द आंसर इज यस। जितना आप उस वायर से दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ये सेम वैसा ही है कि अगर एक मैग्नेट आपके पास पड़ा है और एक आयरन का पीस उसके बिल्कुल नियर बाय डिस्टेंस पे है, तो उस पर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाने से आपका मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस भी कम होता जाएगा। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी वैल्यू कम होने वाली है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, ए और बी, और आपको यह बताना होगा कि ए और बी पॉइंट में से किस पॉइंट पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे। एक सिंपल सी चीज याद रखेंगे, मायोपिया मींस नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया मींस फार साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि मायोपिया मींस माई सेल्फ। माई से याद रखो कि ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो मुझे हुआ है, मतलब ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो कॉमनली यंग स्टूडेंट्स को या यंग एज के पर्सन्स को होता है, जिसमें पर्सन को दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। आपने देखा होगा क्लासरूम में बच्चे जो स्पेक्स लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी चीज लिखी है वो उन्हें नहीं नजर आ रही। कभी भी कोई बच्चा, आपको बहुत रेयर केस में ऐसा मिलेगा जिसको नोटबुक पे कुछ लिखा हुआ पढ़ने के लिए स्पेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। मायोपिया में पर्सन को दूर का ऑब्जेक्ट नहीं नजर आता, नजदीक का इजीली नजर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। और हाइपरमेट्रोपिया उल्टा है, लॉन्ग साइटनेस है, मतलब नजदीक का उसे नजर नहीं आएगा जबकि दूर का उसको क्लियरली नजर आएगा। तो ऐसे याद रखो, शॉर्ट साइटनेस में आईसाइट शॉर्ट होगी तो इमेज प्रॉपर रेटिना पे ना बनके शॉर्ट बनी, मतलब पहले बनी। लॉन्ग साइटनेस में इमेज रेटिना पे ना बनी, रेटिना के बाद बनी। तो ऐसे आप सारे पॉइंट्स यहां से निकाल सकते हैं। अगर इमेज रेटिना से पहले बनी तो आप समझ लेना कि लेंस ने उसको पहले कन्वर्ज कर दिया, तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो चुकी है। और अगर लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस की कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि वापस से इमेज रेटिना पे बने। और अगर मुझे अपने आई लेंस जो कि कन्वर्जिंग है ऑब्वियसली, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम करनी है तो मुझे डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, एंड आई विल यूज कॉन्केव लेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज, क्योंकि वो लॉन्ग साइडनेस है तो इमेज रेटिना को क्रॉस करके बाहर बन रही है, मतलब लेंस उसको अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पाया, लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी है। अब मुझे लेंस को और कन्वर्जिंग करना है तो मैं कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस अपने चश्मे में डालूंगा ताकि इमेज वापस से कहां बन पाए, रेटिना पे। ये क्यों बताया मैंने, ये आप याद भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में आपके पास बहुत चांसेस होते हैं कंफ्यूज होने के। तो आप अगर इन लॉजिक से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को याद करेंगे तो अगर किसी भी पॉइंट पे आप कंफ्यूज हुए तो कोई दूसरा पॉइंट उस डॉट्स को कनेक्ट करेगा और आप वापस से अपने टॉपिक में ऑन ट्रैक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है फ्यूज वायर के ऊपर। फ्यूज वायर की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर उस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू एक्सीड होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो वायर है वो मेल्ट होने वाली है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप चाह रहे हैं एक फ्यूज वायर 10 एम्पेयर तक करंट को पास होने दे रहा है, आप चाह रहे हैं कि वो ज्यादा करंट को सहन कर ले, तो आप रेडियस वायर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ये आंसर बेटा एक लेमैन, एक नॉन साइंस पर्सन भी दे सकता है कि अगर आप वायर को मोटा रखेंगे तो वो देर से मेल्ट होगी, बट आपको इसका टेक्निकल रीजन पता होना चाहिए। अगर आप वायर की थिकनेस बढ़ाते हैं, मतलब रेडियस बढ़ाते हैं या एरिया बढ़ाते हैं, तो आपको पता है एरिया रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अपोजिट रिलेशन ये शेयर करते हैं। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी तो वायर के अंदर हीट उतनी कम प्रोड्यूस होगी और वायर देर से मेल्ट होगी। तो अगर आप वायर को थिक कर रहे हैं, मतलब आप वायर को देर से मेल्ट करवाना चाह रहे हैं, मतलब वो ज्यादा करंट को अपने अंदर से पास होने देगी। और अगर आप वायर को थिन कर रहे हैं, विच मींस आप वायर को जल्दी मेल्ट कराना चाह रहे हैं, और वायर ज्यादा करंट को सहन नहीं कर पाएगी। एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, द वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिजिट है बेटा वो आपको बताएगा कि मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयरर है। अगर मैं 1 2 3 4 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सबसे ज्यादा डेंसर है और 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सबसे ज्यादा रेयरर है। अब इसके बेसिस पे वो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे मीडियम को अरेंज करवा सकते हैं या वेलोसिटी के बेसिस पे अरेंज करा सकते हैं। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो अगर 1 2 3 4 5 है तो 5 डेंसर है, 1 रेयरर है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट वेलोसिटी ऑफ लाइट 5 में सबसे कम होगी और 1 में सबसे ज्यादा। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है रेजिस्टिविटी पे, R इज इक्वल टू रो L बाय A। एक फॉर्मूला आपको काफी अच्छे से पता होगा। रेजिस्टिविटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये सारा खेल होता है आपकी कैलकुलेशन का। बच्चे गलती करते हैं एक तो यूनिट कन्वर्जन में और दूसरी गलती होती है उनसे कैलकुलेशन में। अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई फाइनल आंसर में मिस्टेक है भी तो हो सकता है आपको कुछ मार्क्स डिडक्ट करके 50% ऑफ द मार्क्स मिल जाए, 3 मार्क्स में से 2 या 1.5 मिल जाए। बट अगर आपने यूनिट कन्वर्जन गलत की तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी आप सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे आपको याद रखना है, आपको डिवाइड करना है 100 से। जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर लग चुका है, अब आपको 100 से 2 बार डिवाइड करना है, या फिर आप 10,000 से डिवाइड कर सकते हैं 100 into 100 से। तो यूनिट कन्वर्जन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन कि आपके पास क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन हो तो रेडियस से आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छे से याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां से आप एरिया निकालेंगे और उसको फाइनल क्वेश्चन में पुट करेंगे।
एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि अगर कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर आपको दे दिए जाएं तो आप बिना टच किए कैसे बताएंगे कि कौन सा मिरर कौन सा है। आपको याद रखना है कि प्लेन मिरर की खासियत ये होगी कि आपके पास इमेज का साइज सेम होगा। अगर आप मिरर के आगे या पीछे भी जाएंगे, आप मिरर से अपना डिस्टेंस चेंज करेंगे तो इमेज का साइज सेम ही रहने वाला है। जबकि अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं उस मिरर के सामने तो कभी आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, कभी आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी, कभी आपकी इमेज छोटी बनेगी, कभी आपकी बड़ी बनेगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लेना वो मिरर कॉनकेव है। अगर इमेज सेम साइज की बन रही है तो समझ लेना प्लेन है। और अगर इमेज हमेशा छोटी बन रही है और सीधी बन रही है तो समझ जाना वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, इररिस्पेक्टिव आप मिरर के रिस्पेक्ट में कहां खड़े हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अपनी कॉपी में पेन डाउन करेंगे प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्पर्जन का क्या रीजन है। डिस्पर्जन मींस जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है, बिखर जाती है। सिंपल सी बात यह है, हर कलर की वेलोसिटी, वेवलेंथ, बेंडिंग अलग है। जब वो एक मीडियम में से पास होगी तो हर कलर अपनी वेलोसिटी के हिसाब से बेंड होगा और हमें एक पैटर्न मिलेगा 7 कलर का, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्जन? डिफरेंट लाइट कंपोनेंट हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, दैट्स व्हाई डिफरेंट बेंडिंग एंगल। इसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, जिसको आप विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर में यह भी बात आपको याद रखनी है कि वॉयलेट कलर की वेलोसिटी, वेवलेंथ सबसे कम है और डिस्पर्जन, डेविएशन, बेंडिंग सबसे ज्यादा। और रेड कलर में वेलोसिटी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है जबकि बेंडिंग, डिस्पर्जन, डेविएशन सबसे कम है। तभी रेड कलर के डेंजर सिग्नल्स बनाए जाते हैं ताकि वो दूर से ऑब्जर्व किए जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास स्क्रीन वर्ड मेंशन हो तो समझ जाना इमेज बन रही है स्क्रीन पे, तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। समटाइम्स न्यूमेरिकल में आपको हिंट नहीं दिया होता कि इमेज का नेचर क्या है और आप पूरा न्यूमेरिकल छोड़ाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर वो हिंट नहीं है तो स्क्रीन वर्ड मेंशन होगा। तो स्क्रीन वर्ड मेंशन होने से आपको पता लगना चाहिए कि इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पावर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको पावर फाइंड आउट करनी होती है फोकल लेंथ से। या तो आप फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करें और पावर का फॉर्मूला लगाएं P = 1/f, या फिर अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में चेंज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं P = 100/f, जिसमें अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में भी होगी तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर पावर पॉजिटिव है या फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो समझ जाना ये क्वेश्चन है कॉन्वेक्स का। अगर पावर नेगेटिव है या फोकल लेंथ नेगेटिव है तो समझ जाना क्वेश्चन है कॉनकेव का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड अपॉन द प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। होपफुली ये 20 पॉइंट्स आपके काफी काम आएंगे। आपको ये सारे पॉइंट्स कॉपी पे लिखने हैं और आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होंगे फाइनल एग्जाम के लिए। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप इन्हें रिवाइज करके जाते हैं तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके फाइनल एग्जाम आउटकम के लिए। सिमिलरली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोज में। आपको सिंसियरिटी से ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। उसके बाद इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फाइनल एग्जाम के लिए आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हों एंड होपफुली आप काफी अच्छा स्कोर कर पाए फाइनल एग्जाम में, ताकि आपके पेरेंट्स और आप खुद अपने पे प्राउड फील कर सको। गुड लक।